हेलो फ्रेंड, आइए आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। जब मुस्लिम आक्रमण होता है उस समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, उसी के बारे में हमको चर्चा करना है। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत में विकेंद्रीकरण की परिस्थितियां विद्यमान थी। भारत में कोई भी केंद्र में स्थायी सत्ता नहीं थी और ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक शुभ अवसर के समान था और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसका लाभ उठाया और बाद में भारत के कई सारे क्षेत्रों को आक्रांत किया, वहाँ से बहुत सारे अतुल संपदा को लूटा और यहाँ से लेके गए अपने देश में। और जहाँ तक मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात की जाती है, इनका जब आक्रमण हुआ भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। ठीक ऐसे ही व्यवस्था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके समय में भी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था विद्यमान थी। छोटे छोटे एरिया में जो शासक थे उन सारे शासकों ने अपने एक अलग शासन सत्ता की स्थापना कर ली थी और एक दूसरे से बराबर वो संघर्ष किया करते थे और इसीलिए जो है सिकंदर के लिए एक अवसर, शुभ अवसर के समान ये था और सिकंदर ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। और ठीक वैसे ही इस समय भी विकेंद्रीकरण की परिस्थितियां विद्यमान थी। और आइए देखते हैं, इस समय जो है अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग शासन सत्ता स्थापित थी और वहाँ पर जो है अलग अलग शासकों ने शासन किया। इस कड़ी में सबसे पहला जो देखते हैं, जो शासन सत्ता की बात की जाती है, तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो मुल्तान और सिंध की बात करते हैं। मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों को देखते हैं। मुल्तान सिंध का क्षेत्र, ठीक है। आइए अब मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों की बात की जाए तो इस समय मुल्तान और सिंध के क्षेत्र में जो है यहाँ का जो शासक होता है वो होता है मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों का जो शासक होता है इस समय जो है, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो इस समय जो है यहाँ का राजा होता है दाहिर। इन क्षेत्रों में इसका शासन था और दाहिर ने जो है जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी होता है अरबी आक्रमणकारी। देखिए अरबी अलग हैं और तुर्की अलग हैं, दोनों को अलग अलग करके जानते रहिएगा। अरबी अलग आक्रमणकारी हैं। पहला अगर भारत पर किसी ने आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रांता, तो वो अरबी आक्रमणकारी आए और दूसरा उसके बाद तुर्क भारत में आए। तो सबसे पहले अरबी आक्रमणकारी आते हैं। तो अरबी आक्रमणकारियों के समय में जो है सिंध और मुल्तान के इस आसपास के क्षेत्रों पे किसका अधिकार था, तो राजा दाहिर का अधिकार होता है। राजा दाहिर यहाँ पे शासन करता है और इसी के समय में मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के इन क्षेत्रों पर आए और उसके बाद इनसे सामना हुआ और फिर उसके बाद इन क्षेत्रों को जीतकर अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से अतुल संपदा जो है वो लूट कर अपने देश ले जाते हैं। और मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों के बाद अब आगे अगर बात करें तो आगे होता है काबुल तथा पंजाब का क्षेत्र। काबुल प्लस पंजाब का जब मुस्लिम आक्रमणकारियों से पहले यहाँ काबुल और पंजाब में जो है यहाँ पर कोई जो है सत्ता हमको दिखाई नहीं देती जो एक केंद्रीकृत करके जो है यहाँ पर शासन संचालन कर सके और यहाँ पर बिल्कुल अव्यवस्था विद्यमान थी। और इस अव्यवस्था के दौर में ही यहाँ पर जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होता है और उन्होंने यहाँ पर के क्षेत्रों को लूटा और बहुत सारी अतुल संपदा यहाँ से वो अपने देश लेके गए। और उसके बाद जो है काबुल और पंजाब के क्षेत्रों के बाद अगर बात करें तो अगला जो होता है वो होता है कश्मीर का राज्य। इनके बाद अगला जो होता है वो काबुल और पंजाब के बाद कश्मीर। वैसे काबुल और पंजाब के जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो उसके समय की बात करें तो पंजाब और यहाँ पर जो है जयपाल शासनकर्ता होता है। जयपाल, ठीक है, जयपाल होता है, ठीक है। तो वो उसने उनका सामना किया था। लेकिन इससे पहले की बात करें तो यहाँ पर अव्यवस्था होती है और इसी अव्यवस्था की स्थिति में जो है इन सारे क्षेत्रों पर इनका तो ये अरबियों ने इन सारे क्षेत्रों पर जो है लूटपाट मचाई और यहाँ से बहुत सारा आतुल संपदा भी लेके गए। अब उसके बाद बात करें कश्मीर की।
अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो है इस समय 9वीं और 10वीं शताब्दी की बात की जाए, 9वीं और 10वीं शताब्दी में इस समय जहाँ पर जो शासन सत्ता होती है वो कश्मीर की एक शासिका होती है उत्पलवंशी, जिसका नाम होता है रानी दिद्दा, रानी दिद्दा। ठीक है, और दिद्दा से पहले अगर बात करें तो कश्मीर में दुर्लभक ने एक राजवंश की स्थापना करी, और दुर्लभक के बाद जो है इस वंश का जो अगला शक्तिशाली राजा होता है वो ललितादित्य मुक्तापीठ होता है। उसने एक शक्तिशाली जो है कश्मीर में सत्ता स्थापित करी, केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करी। और ये कहें कि मौर्यों के बाद में कश्मीर पर किसी ने एक शक्तिशाली राजवंश की सत्ता स्थापित करी तो वो था ललितादित्य मुक्तापीठ। लेकिन उसके बाद जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में देखें तो यहाँ पर जो है रानी दिद्दा का प्रभाव होता है, जो उत्पल वंशी राजकुमारी होती हैं, उत्पल, ठीक है, उत्पल वंश की राजकुमारी होती है रानी दिद्दा, और इसने जो है यहाँ इन क्षेत्रों पर शासन किया। और दिद्दा के बाद जो है यहाँ का जो शासन सत्ता होता है इसका भतीजा होता है, जिसका नाम होता है संग्राम राज, संग्राम राज, इसका भतीजा संग्राम राज होते हैं, उसके हाथों में सत्ता आती है। ये मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी का समकालीन होते हैं, और इसी समय मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो कश्मीर के बाद अगर बात की जाए अगला तो कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज का प्रतिहार वंश। कन्नौज में एक शक्तिशाली राजवंश शासन करता था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी का आक्रमण होता है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का एक निर्बल राजा होता है जिसका नाम होता है राज्यपाल, राज्यपाल, शासन सत्ता इसके हाथ में होती है राज्यपाल। और अंततः जो है महमूद गजनवी ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया, इसे आयज आक्रांत करता है। ठीक है, और उसके बाद कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन होता है। वहीं पर अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल, बंगाल के क्षेत्रों में, तो बंगाल के क्षेत्रों में पाल वंश का शासन होता है इस समय। पाल वंश में जो है पाल वंश की जो सत्ता जिसने स्थापित करी उसका नाम होता है गोपाल। गोपाल ने यहाँ पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करी। गोपाल के बाद धर्मपाल और देवपाल जो दो शक्तिशाली शासक होते हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है शासन किया। उसके बाद यहाँ पे निर्बल शासक होते हैं, और निर्बल शासकों के समय में ही यहाँ पर एज ए मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। और बंगाल के पाल वंश के बाद अगर बात की जाए तो आगे देखते हैं चालुक्य वंश, चालुक्य वंश गुजरात, ठीक है, गुजरात के, गुजरात के चालुक्य वंश की बात करें तो गुजरात के चालुक्य वंश में अनहिलवाड़ गुजरात, यहाँ पे चालुक्य वंशी जो शासक होता है वो भीम होता है। मूल राज ने यहाँ पे चालुक्य वंश की स्थापना करी थी। और उसके बाद यहाँ पर जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होते हैं, जब महमूद गजनवी ने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो उस समय जो है यहाँ का जो शासक होता है वो भीम होता है। और उसी ने जो है यहाँ पर महमूद गजनवी में जब आक्रमण किया तो उसका सामना ये नहीं करता और भाग जाता है, और वो इन क्षेत्रों को लूटपाट करते हैं। ठीक है, तो गुजरात में इस समय चालुक्य वंशी शासकों का शासन था। और उसके बाद मालवा में देखते हैं तो मालवा में इस समय मालवा में इस समय परमार वंश का शासन था। परमार, मालवा में परमार वंश का शासन था। मालवा में परमार वंश की जो स्थापना की बात की जाए तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, और इस वंश में कई सारे ऐसे शक्तिशाली राजा भी होते हैं। परमार वंशी राजा मुंज और भोज दो शक्तिशाली राजा होते हैं। और जब मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो उस समय राजा भोज का शासन चल रहा था। भोज जो अपनी राजनीतिक विजयों के साथ साथ साहित्य और कला के क्षेत्र में भी जिसने उत्कृष्ट योगदान दिया। तो उस समय मालवा की बात की जाए तो परमार वंशों का शासन था मालवा में। और मालवा के बाद बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड में चंदेल वंशी राजाओं का शासन होता है। बुंदेलखंड, चंदेल वंश का शासन था। और इस बुंदेलखंड का में चंदेल वंश का जो शासक होता है जुजाग भुक्ति।
और उसके बाद इस वंश में कई सारे शक्तिशाली चंदेल शासक धंगगण और उसके बाद विद्याधर चंदेल जैसे कई सारे शक्तिशाली शासक होते हैं। लेकिन जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो उस समय उसका जो समकालीन आक्रमण का समकालीन मुस्लिम आक्रांता का जो समकालीन चंदेल वंशी राजा होता है जिसका नाम होता है विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल ये इसका समकालीन शासक होता है और इसका मुस्लिम आक्रांता से जो है सामना होता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था इस समय जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए। और उसके बाद जो है अब आगे बात करें तो त्रिपुरी का कलचुरी या चेदी वंश, त्रिपुरी का चेदी वंश, चेदी वंश या कलचुरी वंश जानते रहिएगा, कलचुरी, ठीक है, दोनों जानते हैं। कलचुरी वंश का जो शक्तिशाली राजा होता है वो कुक्कल होता है। यहाँ का कुक्कल ने जो है कई सारे राजवंशों पर जो है उनको पराजित करके इन सारे क्षेत्रों पर जो है एक अलग स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी और उन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया। और कलचुरियों के बाद ये कहें कि कलचुरियों के बाद जो आगे जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो होता है शाकंभरी के चौहान वंश की, ठीक है। आइए अब बात करते हैं शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहानों की चौहान वंश। इसको हम चाहे चौहान वंश कहें चाहे चाहमान वंश करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाम में ये जानते रहिएगा, कभी कभी चाहमान लिख के देता है, कभी चौहान लिख के देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों एक ही शासक वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है, एक ही वंश होते हैं, ठीक है। ये दिमाग में मत लाइएगा कि दो अलग अलग वंश हैं। तो शाकंभरी के चौहान वंश की बात करें, ये कहाँ पे शासन करते थे? अजमेर के क्षेत्रों पे शासन करते थे, ठीक है। तो अजमेर के क्षेत्रों में यहाँ पे शासन करते थे। इस वंश में जो है कई सारे शक्तिशाली राजा भी हुए जिन्होंने आगे इन सत्ता को बढ़ाया। और इस वंश का जो एक शक्तिशाली राजा होता है वो अरुणराज होता है, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव भी होता है इस वंश का एक शक्तिशाली राजा। और इस समय जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो समकालीन आक्रमण की चंदेल वंश चौहान वंशी राजा होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका एक समकालीन शासक होता है जिसका बाद में मोहम्मद गोरी के साथ सामना हुए होता है। और इन सारे क्षेत्रों पे जो है मोहम्मद गोरी बाद में जो है इसको पराजित करके उसने अधिकार किया, जिसकी चर्चा हम आगे चलेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है अब आइए आगे देखते हैं चौहान वंश के बाद इस प्रकार से जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग, चाहे वो कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर की, चाहे वो पंजाब और काबुल के क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे वो कन्नौज की बात की जाए, चाहे वो मालवा की बात की जाए, मालवा, चाहे वो अजमेर की बात की जाए, अजमेर, ठीक है, चाहे वो बंगाल की बात की जाए और चाहे वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात की जाए। दक्षिण भारत में इस समय कई सारे ऐसे स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी और ये सारे राजवंश जो है यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। और इसी समय जो है तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में आक्रमण होता है। तो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात की जाए तो अब अगला जो हमारा जहाँ से हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। और वो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन होता है? अरबी होते हैं, अरबी। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन होते हैं? अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं, ठीक है। और ये पहला आक्रमण जो अरबों का आक्रमण हुआ है भारत में कब हुआ है? तो 712 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 712 ईस्वी में पहला भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है। और ये मुस्लिम आक्रमणकारी कौन होते हैं?
तो अरबी होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी भूल कर आप इस आक्रमणकारी को तुर्की आक्रमणकारी मत कहिएगा। अगर आप तुर्की आक्रमणकारी बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला जो आक्रमणकारी जिसने भारत में आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमणकारी, वो कौन होता है? तो अरबी आक्रमणकारी होता है। कब उसने आक्रमण किया? 712 में। और वो आक्रमणकारी कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम होता है। मोहम्मद बिन कासिम। तो ये पहला आक्रमणकारी होता है, मुस्लिम आक्रमणकारी, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और इस समय जब इसने आक्रमण, इस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो इसका वो कारण कौन सा था? किस कारण की वजह से इसने भारत पर आक्रमण किया? तो अगर कारण की बात की जाए तो कारण ये था कि श्रीलंका का शासक होता है बुलजले हेग। बुलजले हेग। और इस श्रीलंका के शासक बुलजले हेग ने जो है इराकी गवर्नर अल हज्जाज, इराक का जो गवर्नर होता है जिसका नाम होता है इराकी गवर्नर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इराकी गवर्नर अल हज्जाज होता है, इराकी गवर्नर अल हज्जाज। और इसने इराकी गवर्नर अल हज्जाज के पास जो है खलीफा वालिद होते हैं, उसके पास इसने जो है उपहारों के साथ कुछ अनाथ कन्याओं को इसने भेजा, ठीक है। और जब इसने कुछ उपहार और कुछ अनाथ कन्याओं को इराकी गवर्नर के पास भेजता है तो सिंध के पास जो है, सिंध के पास यहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं, उन समुद्री लुटेरों ने उस उपहार और उस अनाथ कन्याओं को लूट लिया, ठीक है। तो जब उनको लूट लिया तो इराकी गवर्नर अल हज्जाज काफ़ी नाराज़ होता है। और नाराज़ होने के बाद उसने जो है इस समय सिंध का जो क्षेत्र था, और सिंध पर यहाँ पे शासन कौन करता था? तो एक हिंदू शासक होता है जिसका नाम होता है राजा दाहिर। तो इस समय यहाँ पर शासन किसका था? राजा दाहिर का शासन होता है। चच का पुत्र होता है राजा दाहिर, इसके पिता का नाम था चच, ठीक है। उसी का पुत्र होता है राजा दाहिर। और इस समय जो है सिंध पर किसका अधिकार था? तो इस राजा दाहिर का अधिकार होता है सिंध पर। और इसने रावर को राजधानी बनाकर वहीं से शासन संचालन किया था। और इराकी गवर्नर अल हज्जाज ने राजा दाहिर से ये आग्रह किया, इसने कहा कि आप जो समुद्री लुटेरे हैं उनको आप दंडित करिए, क्योंकि ये आपकी सीमा में आते हैं और इन्होंने जो है लूटपाट करी है, इनको दंडित करिए और जो भी सामग्री हो उसे वापस करिए। तो जब इसने राजा दाहिर से ये बात कही तो राजा दाहिर ने ये कहा कि ये जो समुद्री लुटेरे हैं ये हमारी प्रजा नहीं है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, अतः हम इन्हें दंडित नहीं कर सकते। तो इस बात से जो है गवर्नर अल हज्जाज काफ़ी नाराज़ होता है। और नाराज़ होने के बाद जो है इसने एक दल जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। और उस दल का जो नेतृत्व करता होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। और इसी ने भारत पर सबसे पहले 712 ईस्वी में आक्रमण किया। कब किया? तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। 16-17 वर्षीय ये बालक होता है, ठीक है। 16-17 वर्ष का ये मात्र बालक होता है। और इसने भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इसने इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए सिंध रावर के मैदान में राजा दाहिर से इसका सामना होता है। किस मैदान में? तो रावर का युद्ध भी इसे कहते हैं। रावर के मैदान में दोनों सेनाओं का जब आमना सामना होता है तो ये कहा गया इस आमने सामने में राजा दाहिर बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन अंततः ये पराजित हो जाता है और मार डाला जाता है। और इसके मरने के बाद जब राजा दाहिर मर जाता है तो राजा दाहिर की जो पत्नी होती है रानी बाई ने भी जो है शस्त्र उठा लिया और इसने भी वीरतापूर्वक लड़ा। लेकिन जब विजय की कोई आशा नहीं देखती तो इसने एक सामूहिक रूप से एक चिता बनाई और जौहर कर लिया। तो जौहर का इसलिए कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने ये कहा कि जौहर प्रथा का इसको प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। रानी बाई ने जो जौहर प्रथा किया इसको प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो रानी बाई ने यहाँ पे जौहर कर लिया। जौहर प्रथा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया ही है आपको।
कि जौहर प्रथा किसे कहते हैं? जब सामूहिक रूप से चिता बना के सारी स्त्रियां एक साथ जल मर जाती हैं, उसी को कहते हैं जौहर प्रथा। तो रानी बाई ने इसे जब विजय की कोई आकांक्षा नहीं देखी और कोई उम्मीद नहीं देखी, तो इसने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए ही चिता में जल मर दी हैं। और इधर जब इनके मरने के बाद इनकी 2 पुत्रियां होती हैं, राजा दाहिर और रानी बाई से उत्पन्न 2 पुत्रियां होती, जिनका नाम होता है सूर्या और परमल बाई। सूर्या और परमल बाई, परमल देवी, सूर्या और परमल देवी, इन दोनों को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है यहाँ से जो है इन दोनों को बंदी बना के इसने गवर्नर के पास जो है अल हज्जाज के समय, इस समय जो है गवर्नर अल हज्जाज नहीं बल्कि अल हज्जाज की जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर गवर्नर होता है सुलेमान, ठीक है। तो सुलेमान के पास इसने इन दोनों को भेज दिया, सूर्या और परमल बाई को। तो ये दोनों जब सुलेमान के पास जाती हैं तो इन दोनों ने सुलेमान से कहा, जब जैसे ही सुलेमान ने इनका आलिंगन करना चाहा तो सुलेमान से दोनों ने कहा कि आप से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया है। तो जब इस बात को सुलेमान सुनता है तो सुलेमान बड़ा नाराज हुआ। नाराज होने के बाद उसने मोहम्मद बिन कासिम को मारने का आदेश दे दिया और बाद में मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया जाता है। और जब इस बात की खबर होती है सुलेमान को कि सूर्या बाई और परमल बाई ने ये झूठा आरोप लगाया था, तो इन्होंने बाद में जो है इन दोनों की भी हत्या करा दी। लेकिन कुछ विद्वान इस विवरण को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो इससे पहले जो गवर्नर था अल हज्जाज का ये दामाद था, तो ये अल हज्जाज का दामाद होता है। लेकिन और अल हज्जाज और सुलेमान दोनों से एक दूसरे से पटती नहीं थी। तो जैसे ही अल हज्जाज की मृत्यु होती है तो अल हज्जाज के मरने के बाद अगला जो गवर्नर बनता है वो सुलेमान बनता है। तो सुलेमान जब गवर्नर बनता है, चूँकि सुलेमान की अल हज्जाज से बनती नहीं थी, अल हज्जाज इसका विरोधी था और इसीलिए जो है अल हज्जाज का ये दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, इसीलिए अल हज्जाज से जब इसकी नहीं बनती थी तो मोहम्मद बिन कासिम से भी इसकी नहीं बनी और इसीलिए इसने क्रोध में जो है मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और इसकी हत्या करा दी। ठीक है, हो ना हो जो भी रीजन हो, लेकिन ये था कि जो है मोहम्मद बिन कासिम की सुलेमान के साथ नहीं बनती थी। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जो पहला आक्रमणकारी होता है वो मोहम्मद बिन कासिम होता है और उसने भारत के इन सारे क्षेत्रों को जीता और इन सारे क्षेत्रों को जीतने के साथ साथ उसने मुल्तान के क्षेत्रों को भी जीता और मुल्तान से इसको बहुत ज़्यादा सोना प्राप्त होता है। और कुछ विद्वानों ने तो ये भी कहा कि मुल्तान से इसे इतना ज़्यादा अधिक भारी मात्रा में सोने मिले कि इसने जो है अपने साथ जो है अकूत संपत्ति मुल्तान से ये वापस लेके जाता है। और इसने जो है कन्नौज पर भी आक्रमण करने का मन बना लिया था, लेकिन इसी बीच इसको वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी होता है, मुस्लिम आक्रमणकारी, जिसने भारत में जजिया कर लगाया। जजिया, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता है? गैर मुस्लिमों से लिया गया कर होता है। गैर मुस्लिम अर्थात चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म का अनुयायी नहीं हो, तो उन व्यक्तियों से लिया गया कर क्या कहलाता है? जजिया कहलाता है। तो ये जानते रहिएगा। और सबसे पहली बार जजिया कर किसने लिया है? तो मोहम्मद बिन कासिम, इसी ने सबसे पहले जजिया कर लगाया। और इसके बाद ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया? ब्राह्मणों पर। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले जो जजिया कर लगाता है जिसका नाम होता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, तो फिरोज तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया है। तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा। कभी भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये यूपीएससी से लेके वनडे के सारे एग्जामों में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को विशेष रूप से फोकस करिएगा। अच्छे से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से भारत में जो पहला आक्रमण होता है वो किसका होता है? अरबों का आक्रमण होता है। और उस अरबों के आक्रमण का भारत में प्रभाव क्या होता है? अरबों के आक्रमण का भारत में ये प्रभाव रहा कि इस समय जो है भारत में पहली बार इस्लामिक संस्कृति का सामना भारत की संस्कृति से होता है। किस संस्कृति का? इस्लामिक संस्कृति का पहली बार भारत का सामना हुआ इस्लामिक संस्कृति से, ठीक है। और इस्लामिक संस्कृति, अरबों ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा। इन्होंने नक्षत्रों के बारे में भारत से जाना, भारत के बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को उठा के लेके गए और उसका वहाँ पे ले जाके उन्होंने अरबी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे से जो है प्रभावित हुई। और इसके बाद जो है अगला जो मुस्लिम आक्रमणकारी होता है, अरबी आक्रमणकारियों के बाद जो अगला आक्रमणकारी होता है वो आक्रमणकारी कौन होता है? तुर्की आक्रमणकारी होता है। तो अब इसके बाद जो है तुर्कों का भारत में आक्रमण होता है और वो तो तुर्की आक्रमणकारी कौन होता है? आइए अब उसकी चर्चा करते हैं आगे। आइए अब आगे देखते हैं तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमण, अभी तक हमने देखा अरबों का आक्रमण भारत में पहला जो मुस्लिम आक्रमण होता है, उसके बाद जो अगला आक्रमण होता है वो कौन होता है? तो वो आक्रमणकारी तुर्की आक्रमणकारी होते हैं। और तुर्की आक्रमण की बात की जाए तो जब तुर्कों का भारत में आक्रमण होता है तो तुर्कों में गजनी एक क्षेत्र होता है, गजनी। और इस गजनी में जो है गजनी में जिस गजनी वंश की स्थापना जिसने की उसका नाम होता है अलप्तगीन। अलप्तगीन ने जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और अलप्तगीन के बाद इसका जो दामाद होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ये जानते रहेगा, ये आपसे पूछा एक बार, ये सिविल में भी क्वेश्चन आ चुका है कि गजनी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, अलप्तगीन को या सुबुक्तगीन को, ठीक है। तो जानते रहेगा अलप्तगीन होता है और बाद में होता है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के समय में ही पहली बार जो है हिंदू शाही राजा पंजाब और काबुल के क्षेत्रों में जो शासन कहता है वो हिंदू शाही वंश का शासक होता है जिसका नाम होता है जयपाल। जयपाल तो हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल, जिसकी राजधानी थी उद्भांडपुर या भटिंडा, सॉरी भटिंडा नहीं, उद्भांडपुर इसकी राजधानी होती है। और उद्भांडपुर का ये शासक जयपाल का सुबुक्तगीन के ऊपर ये आक्रमण करता है, लेकिन इस आक्रमण में ये पराजित हो जाता है। उसके बाद सुबुक्तगीन ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसे पराजित करके यहाँ बहुत सारा धन यहाँ से लूट कर ये अपने क्षेत्र में ले जाता है, गजनी ले जाता है। और सुबुक्तगीन के बाद इस वंश का जो अगला शक्तिशाली राजा होता है जिसका नाम शासक होता है उसका नाम होता है महमूद गजनवी। 998 में ये शासन सत्ता पर आसीन होता है महमूद गजनवी। और इसने भारत पर जो पहली बार आक्रमण किया वो होता है 1000 में। इसने पहली बार भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। और महमूद गजनवी जिसने महमूद गजनवी की उपाधियों की बात की जाए तो इसने ये पहला एज ए मुस्लिम शासक होता है जिसने सुल्तान की उपाधि भी धारण करी। किसकी? सुल्तान की उपाधि इसने सिस्तान के शासक खल्फ बिन अहमद को पराजित करने के बाद पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम शासक होता है जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आ सकता है, ये अंदर का थोड़ा सा डीप में जाएगा तो ये प्रश्न बना सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक का नाम बताइए। तो इस बात को जानते रहिएगा। सुल्तान की, लिख दे रहा हूँ, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक
तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक होता है। और इसने यामिन उन मोमिनीन की भी इसने उपाधि धारण करी, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और महमूद गजनबी ने भारत पे जो पहला आक्रमण किया वो कब किया? तो 1000 में सीमावर्ती क्षेत्रों पे इसका आक्रमण होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों पे इसका पहला आक्रमण कब होता है? अगर ये पूछा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों पे इसने पहला आक्रमण किया 1000 में। और इसने कुल ओवरऑल भारत में कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण, 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। जब इसका राज्यारोहण होता है तो ये राज्यारोहण के अवसर पर ही भारत में हर साल आक्रमण करने की शपथ इसने ली थी और इसने ओवरऑल भारत पर 17 आक्रमण किए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत में लगातार 17 बार आक्रमण किए? तो ये महमूद गजनबी होता है और इसी ने भारत में लगातार 17 बार आक्रमण किया है। तो इसका पहला आक्रमण हो गया 1000 में सीमावर्ती क्षेत्रों पे, और इसका जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है 1001 में। 1001 में इसका दूसरा आक्रमण होता है हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल के ऊपर। जब जयपाल के ऊपर इसने आक्रमण किया तो जयपाल ने एक संघ बनाया और संघ बना के इसने महमूद गजनबी का सामना किया। ये युद्ध बड़ा भयानक होता है, दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। और इस भयंकर युद्ध में जो है हिंदू शाही जो राजा होता है जयपाल की पराजय होती है। ये लड़ा तो बड़ी वीरता के साथ, अंततः जो है ये पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद इसको एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। बहुत सारे हाथियों को एज संधि के रूप में इसे महमूद गजनबी को देना पड़ा, बहुत सारा इसमें सोना चांदी भी इसको देना पड़ा। तो ये भारी मात्रा में इसको धन देना पड़ा था महमूद गजनबी को। इसीलिए जो है जब वो वापस जाता है तो उसके वापस जाने के बाद ये आत्मग्लानि में इतना ज़्यादा अपने आप में जो है आत्मग्लानि महसूस करने लगता है, किसी आत्मग्लानि में इसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा हिंदू शाही राजा होता है जिसने आत्महत्या करी? तो ये होता है जयपाल। ठीक है, तो जयपाल ने एक चिता तैयार करी, उसी चिता में जलकर स्वयं मर जाता है, तो इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, जलती हुई चिता में जलकर किसने आत्महत्या करी? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जानते रहिएगा। जयपाल हिंदू शाही राजवंश का शासक जयपाल होता है जिसने जलती हुई चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। तो ये महमूद गजनबी का दूसरा आक्रमण होता है और किसके खिलाफ होता है? तो हिंदू शाही राजा के खिलाफ होता है। उसके बाद इसने अगला आक्रमण किया मुल्तान पर। मुल्तान पर इसका आक्रमण होता है 1006 में, कहीं 1005 देता है लेकिन 1006 में इसका आक्रमण होता है मुल्तान पर। मुल्तान का जो शासक होता है तो वो होता है फतह दाऊद मुल्तान का शासक होता है। और इस फतह दाऊद पर इसने आक्रमण किया मुल्तान के शासक के ऊपर, और ये इसने जो है आनंदपाल से सहायता मांगी। आनंदपाल ये हिंदू शाही राजा जो है जयपाल के बाद शासक बनता है आनंदपाल। तो इसने आनंदपाल से सहायता मांगी और बाद में जो है इसने जो है महमूद गजनबी ने फतह दाऊद को भी पराजित कर दिया और बाद में इसने आनंदपाल को भी पराजित कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका मुल्तान पर का आक्रमण होता है ये पूछा जा सकता है। तो 1006 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बार 1008 में करता है और 1008 में करता है और आनंदपाल के ऊपर आक्रमण करता है। और उसने आनंदपाल ने एक संघ बनाया और संघ बना के जो है इसका सामना करने की कोशिश करी, लेकिन जो है अचानक में जो है ये भी युद्ध बड़ा भयानक हुआ और लगभग ये कहें कि इस युद्ध में महमूद गजनबी आनंदपाल से पराजित होने ही वाला था कि अचानक में अलकतरे की आग से जो है आनंदपाल का हाथी भड़क जाता है और इसमें जो है आनंदपाल की पराजय हुई और इसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अपमानजनक संधि के बाद इसके पुत्र जो है सुखपाल इसको जो है महमूद गजनबी बंदी बनाकर इसको गजनी ले जाता है
और बाद में सुखपाल को नौसा शाह की उपाधि देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। नौसा शाह, ठीक है। और इसने इस्लाम कबूल कर लिया, सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में जब ये इसको जो है इन सारे क्षेत्रों पर कर शासन करने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, तो इसने बाद में फिर से जो है इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। तो बाद में इसको दंडित करने के लिए फिर मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया इसके ऊपर। और उसके बाद महमूद गजनबी का आक्रमण अगला आक्रमण जो होता है 1009 में नगरकोट के किले पर आक्रमण। 1009 में नगरकोट के किले पर आक्रमण किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट आक्रमण है, इसका जानते रहिएगा। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है कि महमूद गजनबी ने नगरकोट पर कब आक्रमण किया। तो 1009 में इसने नगरकोट के किले पर आक्रमण किया। और ये कहा जाता है इस किले में जो है इसको अतुल संपदा प्राप्त हुई, बहुत सारी संपदा यहाँ पर इसको प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों ने तो ये भी इसका उल्लेख किया, उत्बी उसका एक दरबारी कवि होता है, उत्बी ने तो ये उल्लेख किया, उसने कहा कि यहाँ से एक जो है सोने का जो है मकान प्राप्त होता है, जो एज ए फोल्ड करके रख भी दिया जाता था। तो इस तरीके से एक मकान प्राप्त होता है। और इतनी संपत्ति मिली कि महमूद गजनबी ने अपने ऊँटों पर घोड़ों पर लादने के बाद कुछ जो संपत्ति बचती है वो अपने सैनिकों को दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इस धन प्राप्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नगरकोट के किले पर किया गया आक्रमण एक इसका सबसे सफल आक्रमण भी रहा, ठीक है। 1009 में नगरकोट के किले पर आक्रमण। और उसके बाद जो है इसका अगला जो एक आक्रमण होता है 1014 में इसने मथुरा पर आक्रमण किया। 1014 में इसका मथुरा पर आक्रमण होता है। मथुरा के क्षेत्रों को, कई सारे मंदिरों को इसने आक्रांत किया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारी अतुल संपत्ति प्राप्त करता है और यहाँ से बहुत सारी संपत्ति को ये उठा के लेके चला जाता है। और चक्रस्वामी मंदिर को भी इसने यहाँ पर नष्ट भ्रष्ट किया था, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। उसके बाद जो है अगला इसका आक्रमण होता है 1018 में। 1018 में इसने जो है अगला आक्रमण किया, कहाँ पे? कन्नौज में प्रतिहार वंश का जो राजा होता है राज्यपाल, प्रतिहार वंश का शासक होता है राज्यपाल। ये कहें ये गुर्जर प्रतिहार वंश का एक निर्बल शासक होता है। और इसके समय में जब महमूद गजनबी का आक्रमण होता है तो ये महमूद गजनबी के आक्रमण से भयभीत हो जाता है, डर जाता है। डर कर इसने महमूद गजनबी का सामना नहीं किया और बिना सामना किए ही ये भाग खड़ा होता है। और महमूद गजनबी ने यहाँ के क्षेत्रों को लूटा, यहाँ की जनता को भारी मात्रा में यहाँ कत्लेआम किया उसने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के क्षेत्रों से के बहुत सारे मंदिरों को भी उसने नष्ट भ्रष्ट किया। और यहाँ से वापस जाते हुए मथुरा, मंझावन, वृंदावन जैसे कई सारे क्षेत्रों के मंदिरों को भी उसने नष्ट भ्रष्ट करके जब ये वापस चला जाता है तो इसके वापस जाने के बाद चंदेल वंशी राजा होता है विद्याधर चंदेल। ये चंदेल वंश का शासक होता है विद्याधर चंदेल। इससे काफ़ी नाराज होता है राज्यपाल से, क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनबी का सामना नहीं किया था और डर कर ये भाग के चला जाता है। और इसीलिए जो है विद्याधर चंदेल ने एक संघ बनाया और संघ बना के इसने जो है राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में राज्यपाल को कि इसने जो है इसका एक सामंत होता है जिसका नाम होता है अर्जुन। अपने सामंत अर्जुन के द्वारा इसने इसकी हत्या करा दी राज्यपाल की। और जब इसके बाद राज्यपाल की हत्या का समाचार महमूद गजनबी को मिला तो काफ़ी क्रोधित होता है। और क्रोधित होने के बाद उसने 1019 में उसने जो है चंदेल वंशी राजा विद्याधर चंदेल को दंडित करने के लिए उसने चंदेल वंशी राजा विद्याधर चंदेल के ऊपर आक्रमण किया। और ये कहा गया कि जब विद्याधर चंदेल के ऊपर उसने आक्रमण किया तो दोनों सेनाओं का जब आमना सामना हुआ तो विद्याधर चंदेल की एक भारी सेना को देखकर जो है महमूद गजनबी भयभीत हो जाता है, डरने लगता है। और उसने जो है पर्वत पर बैठकर जो है
उसने नमाज अदा करी, अल्लाह ताला से उसने दुआ मांगी विजय के लिए, और उसके बाद जो है दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और ये कहा गया वो युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण विद्याधर चंदेल में जब रात्रि का समय होता है तो रात्रि के समय इसने अपनी सेना वहाँ से हटा ली, और जब सुबह होती है जैसे ही प्रकाश की किरणें फैलती हैं तो उसके बाद जब महमूद गजनबी ने देखा तो वहाँ पर सेना दिखाई नहीं देती, तो इसने आसपास के जंगल में जो है जब छानबीन करवाई और वहाँ पर भारी मात्रा में कत्लेआम किया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वापस चला जाता है, गजनी वापस चला जाता है। तो जब ये गजनी वापस चला जाता है, आइए आगे देखते हैं। विद्याधर चंदेल, चंदेल वंशी शासक होता है विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल 1019 में महमूद गजनवी ने, चूंकि इसने राज्यपाल की हत्या कर दी थी तो इसीलिए इसको दंडित करने के लिए इस पर आक्रमण किया था। और दोनों के बीच में जब भयानक युद्ध होता है और ये कहा गया कि उस युद्ध में किसकी हार हुई इसके बारे में साक्ष्य मौन है, साक्ष्यों ने इसके बारे में नहीं बताया। और हो न हो कि इस युद्ध में जो है किसी की हार नहीं हुई और महमूद गजनवी वापस चला जाता है। लेकिन 1022 में उसने पुनः जो है 1022 में उसने पुनः जो है विद्याधर चंदेल के ऊपर आक्रमण किया और इसके क्षेत्रों को घेर लिया उसने। और घेरने के बाद काफ़ी दिन तक, एक लंबे समय तक जो है उसने घेरा डाले रहा, लेकिन जब विजय की कोई आकांक्षा नहीं दिखी और उसके बाद इसने जो है इसके साथ एक संधि कर ली। और संधि के फलस्वरूप ये कहा जाता है कि संधि के लिए विद्याधर चंदेल ने एक हिंदी में कविता लिखी और वो कविता इसको इतनी पसंद आ गई महमूद गजनवी को कि वो संधि के लिए बाध्य हो जाता है और उसने इनके साथ संधि कर ली। तो ये एकमात्र ऐसा भारतीय शासक होता है विद्याधर चंदेल जिसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा भारतीय शासक होता है जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने घुटने नहीं टेके। एक इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, ये कौन सा ऐसा भारतीय शासक होता है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से पराजित नहीं हुआ। तो दोनों का आंसर हो जाएगा विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल जो किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी से पराजित नहीं हुआ था, जिसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। उसके बाद महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है वो होता है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। एक 1025 में इसने जो है महमूद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर किसका है अगर पूछे तो भगवान शंकर का है, अर्थात शिव का मंदिर है। तो इस मंदिर पर आक्रमण किया और ये कहा गया कि इसने मंदिर की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को तोड़कर इसने गजनी ले गया और गजनी ले जाने के बाद इसने मक्का और मदीना की मस्जिदों की सीढ़ियों पर इस मूर्ति को तोड़कर लगवा दिया था। और गुजरात में उस समय शासन कौन कर रहा था? भीम होता है, चालुक्य वंशी राजा भीम होता है, जिसने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया बल्कि वो भाग जाता है। और उसके बाद जब वो वापस जाता है, वापस जाने के बाद इसने पुनः जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इस तरीके से गुजरात के सोमनाथ पर महमूद गजनवी का ये आक्रमण सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ गुजरात के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो 1025 में इसने यहाँ पर आक्रमण किया, ठीक है। तो इसके बाद जो है महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण कब होता है? तो इसका आखिरी आक्रमण होता है 1027 में, सिंध पर आक्रमण, सिंध के जाटों पर आक्रमण। देखिए, जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटा, यहाँ से अतुल संपत्ति प्राप्त करने के बाद जब ये यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में सिंध के जाटों ने जो है इनसे बहुत सारी संपत्ति छीन ली थी और इन्हें बड़ा परेशान किया था महमूद गजनवी को।
इसीलिए महमूद गजनवी सिंध के जाटों के ऊपर बड़ा क्रोधित हुआ था। और जब ये जब ये गजनी चला जाता है तो गजनी जाने के बाद इसने 1027 में जो है सिंध के जाटों के ऊपर इसका आखिरी आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में ये कहा गया कि भारी मात्रा में इसने जाटों का कत्लेआम किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इसने जाटों का सफाया नहीं कर पाया। ठीक है। और इस तरीके से महमूद गजनवी का अगर पूछा जाए कि अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ होता है, तो इसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के खिलाफ होता है। और उसके बाद महमूद गजनवी का 1030 में मृत्यु हो जाती है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से महमूद गजनवी का अंत हो जाता है 1030 में। पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में होती है। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला आक्रमणकारी होता है भारत में जिसने आक्रमण किया महमूद गजनवी के बाद जो अगला आक्रमणकारी होता है वो होता है मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी के बाद गजनी पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद पहले इसने अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करी। आंतरिक स्थिति मजबूत करने के बाद इसने भारत के क्षेत्रों पर अभियान किया। इसका पहला जो भारत पर आक्रमण होता है वो मुल्तान पर होता है। मुल्तान 1075 में इसने पहला आक्रमण किया है मुल्तान पर। 1075 में इसका पहला आक्रमण कहाँ होता है, तो मुल्तान होता है। मुल्तान के क्षेत्रों को जो है जीता, यहाँ से बहुत सारा इसको संपत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद जो है इसने अपना अगला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किसके खिलाफ किया है, तो इसका अगला आक्रमण होता है गुजरात। ठीक है। और गुजरात के शासक मूलराज से इसका सामना होता है 1000 मूलराज से इसका सामना होता है। 1078 में होता है। 1078। ठीक है। 1078 में गुजरात का जो शासक होता है वो मूलराज होता है, जो अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में शासन कर रहा था। किसके संरक्षण में, तो नायिका देवी। याद रखिएगा इस नाम को, नायिका देवी। अपनी माता नायिका देवी के संरक्षण में ये शासन कर रहा होता है मूलराज। ठीक है। इसका सेनापति होता है भीमदूती। इसको भी लिख देते हैं, जानते रहिएगा, भीमदूती। कभी कभी मूलराज नाम नहीं देता, मूलराज की जगह नाम देता है भीमदूती। ठीक है। तो इसका मोहम्मद गोरी के साथ सामना होता है। और ये कहा गया गोरी की भारत में ये पहली पराजय होती है। मूलराज ने गोरी को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद इसको यहाँ से भगा देता है। ये वापस चला जाता है गजनी और गौर के क्षेत्रों में। और जाने के बाद इसने पुनः तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद अब इसने अपना रास्ता बदल दिया। और इसने अब क्या किया कि अब भटिंडा और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया। और इसने भटिंडा के शासक को पराजित किया। भटिंडा ये पंजाब के क्षेत्र, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में है। और यहाँ पर इसने जियाउद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। और जब इसने भटिंडा को जीत लिया, तो भटिंडा को जीतने के बाद अब इसकी सीमा दिल्ली को टच करने लगी। और जब दिल्ली को टच करने लगी तो दिल्ली पर जो है इस समय चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है। चौहान वंश का राजा होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज तृतीय इस समय चौहान वंश का एक शक्तिशाली राजा होते हैं। और पृथ्वीराज चौहान का इसके साथ सामना होता है। और दोनों के बीच में जो युद्ध होता है वो तराइन के मैदान में होता है। तराइन ये मैदान है हरियाणा में। हरियाणा, यहाँ पर दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। ये तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। 1191 में तराइन के मैदान में जब दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच में, तो ये भयानक युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन पराजित करने के बाद जब मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है तो पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत होता है गोविंदराव खांडेराव, उसके वार से ये घायल हो जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसको जाने दिया।
इसने कहा कि ये राजपूतों का कोई वो नहीं है कि कोई शासक पराजित हो जाए और पराजित होने के बाद पीठ दिखाकर अगर भागता रहे तो उसके पीठ पर वार किया जाए। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जाने दिया और ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। मोहम्मद गोरी जब वापस चला जाता है तो वापस जाने के बाद पुनः इसने अपनी शक्ति को संचित किया और एक विशाल सेना तैयार करी, और विशाल सेना तैयार करने के बाद 1 साल बाद पुनः 1192 में इसने पुनः तराइन के मैदान में फिर आ डटा, और ये तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर होता है। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान के साथ देने वाले कुछ राजपूत शासक इससे असंतुष्ट हो जाते हैं, उन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, और उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ एक भयानक युद्ध होता है। और ये कहा गया कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी ने, चंदबरदाई ने लिखा कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने पास उसको जब बुलाया तो जब ये मोहम्मद गोरी के सम्मत लाया गया तो गोरी ने इससे इसके जीवन की आखिरी इच्छा पूछी। तो इसने पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है कि मेरे हाथों में धनुष बाण दे दिया जाए और हमारा जो दरबारी कवि है चंदबरदाई उसको एक कविता सुनाने के लिए कह दिया जाए। तो चंदबरदाई ने एक कविता सुनाई कि 4 गज 24 अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बैठा सुल्तान मत चुको चौहान। इस तरीके से उसने एक कविता सुनाई जिसके माध्यम से पृथ्वीराज चौहान ने जो है एक, चूँकि ये शब्द वेदी बाण चलाता था तो एक बाण में ही मोहम्मद गोरी को धराशायी कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बचे हुए जो सिपाही थे उन सिपाहियों ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। लेकिन इस कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि गोरी को इसके बाद भी जीवित पाया गया है। गोरी की मृत्यु कहा जाता है 1205 में खोखरों के खिलाफ युद्ध में होती है। ये नमाज अदा कर रहा था, उस समय खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वीराज चौहान को इसने बंदी बनाया और इसने इसकी मृत्यु हत्या करी। संभव है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद इसे बंदी बनाकर जो है अपने पास, जब इसके पास लाया गया हो तो इसने एज ए सामंत के रूप में इसको शासन करने के लिए छोड़ दिया हो और कुछ दिन तक इसने शासन किया। ऐसा विवरण हसन निजामी ने दिया है। हसन निजामी एक मुस्लिम इतिहासकार होते हैं। इसने बताया कि मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को अपना सामंत बना के छोड़ दिया, इसने जो है उन क्षेत्रों पर शासन करने का इसको अधिकार दे दिया और कुछ दिन तक ये इन क्षेत्रों पर शासन किया, लेकिन बाद में ये विद्रोह करता है और गोरी ने इसकी हत्या करा दी। इस तरीके से तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी की पराजय के बाद जो है भारत के इन सारे क्षेत्रों पर पृथ्वीराज चौहान की इस पराजय के साथ साथ भारत के इन सारे क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी का अधिकार होता है। और मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर एक अलग जो है वंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है सल्तनत काल, सल्तनत वंश या सल्तनत काल, और ये यहाँ से मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो सल्तनत काल में पहला जो वंश होता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश, और इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस गुलाम वंश का संस्थापक शासक होता है और इसी ने भारत में पहली बार एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना करी। इसके पहले अभी हमने देखा कि महमूद गजनवी ने जब भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और 17 बार लगातार आक्रमण किया, भारत के क्षेत्रों को बार बार आक्रांत किया, आक्रांत करने के बाद यहाँ से अतुल संपदा लूट कर लेके गया। तो उसका जो उद्देश्य था, उसका मूल उद्देश्य ये था कि भारत के धन को लूटना और भारत में इस्लामिक धर्म का प्रचार करना, ये उसके मूल 2 उद्देश्य थे। तो अगर ये पूछा जाए कि महमूद गजनवी का मूल उद्देश्य क्या था, तो महमूद गजनवी का मूल उद्देश्य होता है कि भारत पर आक्रमण करना और भारत के धन को लूटना, और दूसरा ये होता है कि इस्लाम का प्रचार करना। तो ये मूल 2 उद्देश्य होते हैं। उसके विपरीत अगर गोरी की बात की जाए तो गोरी का उद्देश्य होता है भारत में एक स्थायी रूप से सत्ता की स्थापना करना, और उसने भारत के क्षेत्रों को जीता और जीतने के बाद यहाँ पर शासन करने का पूरा उत्तरदायित्व किसे दे दिया, अपने एक गुलाम को दे देता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के क्षेत्रों का अधिकार दिया, जिसने एक यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करी जिसका नाम होता है सल्तनत काल। और सल्तनत काल में पहला वंश होता है गुलाम वंश, और इस वंश की स्थापना किसने करी? तो इस वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए वंश की स्थापना करी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का मूल उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों का मूल उद्देश्य होता है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और इस तरीके से पहला जो आक्रमणकारियों की बात की जाएगी तो वो अरबी आक्रमणकारी हो जाएंगे। अरबी आक्रमणकारियों में पहला आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद अगला जो आक्रमण होता है वो तुर्की आक्रमणकारियों का आक्रमण होता है। और तुर्कियों के आक्रमण की बात की जाए तो इसमें जो पहला आक्रमणकारी होता है वो होता है महमूद गजनवी, और जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए। तो लगातार 17 बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी महमूद गजनवी होता है। और उसके बाद जो अगला आक्रमणकारी होता है वो मोहम्मद गोरी होता है। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम कभी कभी पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये जानते रहिएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी होता है इसका पूरा नाम। तो इसने भारत के क्षेत्रों पे आक्रमण किया और यहाँ इसने 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, और भारत के क्षेत्रों में ये 2 बार पराजित भी होता है। पहला होता है गुजरात के शासक मूलराज से पराजित होता है, और दूसरा तराइन के पहले युद्ध में पराजित होता है। लेकिन पराजित होने के बाद इसने पुनः अपनी शक्ति को संचित किया, और संचित करने के बाद दोबारा वापस आता है। वापस आने के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली शासक को पराजित किया। उसके बाद इसने एक और युद्ध किया, चंदावर का युद्ध। कभी कभी पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध तो चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। जयचंद गढ़वाल वंशी राजा होता है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और इस युद्ध में ये कहा जाता है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया, और जयचंद को भी पराजित करके इन सारे क्षेत्रों पे इस तरीके से इसने भारत के सारे क्षेत्रों पर अधिकार करके और यहाँ पर एक नए शासन संचालन की व्यवस्था करी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। तो आज के वीडियो में हमने भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी जो चाहे वो अरबी हो, तुर्की हो, और चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे गोरी हो, उन सभी के बारे में आज पढ़ा, और इसको अच्छे से रीड करिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।